हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। अर्थमेटिक के मैक्सिमम चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसे एकदम बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और सभी टाइप को कवर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर उस पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर नए बनाए भी गए हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। और एक बात, अगर आप ज्योमेट्री का अच्छा खासा बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आप इस क्लास को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पहला स्लाइड। इसमें रेखाखंड और किरण के बारे में बताया गया है। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये लाइन यानी रेखा क्या है। ये एक बिंदुओं का समूह होता है जो दोनों तरफ अनंत होते हैं, यानी इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन रेखाखंड की अगर बात करें तो ये रेखा का एक पार्ट होता है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इससे एक टुकड़ी काट के हम लोग निकाल लें और निकाल कर ये बना रेखाखंड। इसके दो अंत बिंदु होंगे। अगर इसका नाम देना चाहें तो ये ए होगा और ये बी होगा। जनरली रेखाखंड को जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में, जैसे इसका नाम है ए बी, तो ए बी लिखेंगे, लेकिन ये रेखाखंड तो ऊपर में आपको रेखाखंड दर्शाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेखाखंड। उसके बाद है किरण। किरण क्या है? ये भी एक रेखा का पार्ट है, लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका एक ये एंड पॉइंट है, लेकिन ये दूसरी तरफ से इसका एंड पॉइंट नहीं, ये अनंत है, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, किरण। इसको जनरली इस रूप में लिखा जाए, जैसे इसका अगर नाम देना चाहें तो ये ए बी हम लोग लिख सकते हैं और ऊपर आपको क्या दर्शाना होगा, किरण दर्शाना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु। ये क्या होता है? तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है। इसी तरह से कई पॉइंट आ सकते हैं। इसका आप नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। अगर इस पर हम लोग एक लाइन खींचें, रेखा, तो ये तीनों बिंदु से अगर गुजर जाए, ठीक है, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएगा, संरेख बिंदु कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, आगे यहाँ है। अगर हम लोग एक लाइन खींचें तो ये तीनों पर से गुजरा, लेकिन इस पर ये नहीं आया, तो ये बिंदु इसके संरेख में नहीं हुआ। तो संरेख में कौन सा हुआ, जो एक रेखा में आ जाए वो संरेख कहलाएगा। ठीक है। अन्यथा उसे क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोण, भुजाएं और शीर्ष। आप जानते होंगे कोण किसे कहते हैं, भुजाएं क्या होती है और शीर्ष क्या होता है। ठीक है। अब सिंपल सा एक ये डायग्राम देखिए। ये एक बिंदु है, इस पर से दो किरण निकली है, एक यहाँ से ए की तरफ, एक यहाँ से सी की तरफ। ठीक है। और इसके अंदर ये जो बना है ये आपका क्या होता है, एंगल होता है, जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है। और ये दोनों किरण का जो एंड पॉइंट है जिससे ये दोनों निकलती है, ये कहलाता है आपका शीर्ष यानी वर्टिक्स। ठीक है। और इसके बाद भुजाएं क्या है, ये कोण बनाने वाली ये जो दोनों किरण है, ये इनके क्या कहलाएंगे, ये इनके साइड्स कहलाएंगे यानी भुजाएं। यानी अगर हम लोग इस कोण की बात करें तो इनकी भुजाएं क्या है, ए बी। ठीक है। पहला तो ए बी हो गया, दूसरा नाम है बी सी। ये दोनों भुजाएं मिलकर ये कोण बना रही है जो कि है थीटा। क्लियर है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कोणों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोणों के कई प्रकार होते हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। पहला है न्यून कोण। इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 10 डिग्री को न्यून कोण बोलेंगे, 40 डिग्री को न्यून कोण बोलेंगे, 60 डिग्री को न्यून कोण बोलेंगे, या फिर 89 डिग्री हो न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है। लेकिन 90 डिग्री को न्यून कोण नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है 0 से बड़ा लेकिन
90 से छोटा होता है। तो आप समझ गए होंगे न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है समकोण। इंग्लिश में इसको राइट एंगल बोलते हैं, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे, समकोण। इस तरह से आप देख सकते हैं समकोण में हमेशा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे ए बी और बी सी है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो इस तरह से ये कोण बनता है और इसका माप क्या होता है, 90 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे समकोण, आप जानते भी होंगे पहले से। ठीक है, आगे आगे है अधिक कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा समकोण कैसे बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो ये समकोण बनता है। लेकिन ये तो अधिक कोण है, तो ये जब भी बनेगा 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक बाहर की तरफ झुक जाएगी, चाहे ये झुक जाए चाहे फिर ये झुक जाए, तब जाके ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोण 115 डिग्री का है, तो ये कितना यहाँ पर झुका हुआ है, यानी अंदर की तरफ यहाँ पर हम लोग इसको अधिक कोण के केस में नहीं कर सकते। ठीक है, आगे इसके बाद है रिजु कोण, जिसे हम लोग रेखीय या सरल कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। ये सीधा सीधा 180 डिग्री का होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सीधा रेखा है और उस पर जो ये कोण बन रहा है यही कोण है 180 डिग्री का, और इसी कोण का नाम क्या है, रेखीय कोण। ठीक है, तो ये आप पहले से जानते भी होंगे। आगे इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको अंदर वाला कोण नहीं देखना है, ये रिफ्लेक्स मतलब ये बाहर की तरफ से घूम के आपको आना है, तब जाके ये जो कोण बना इसी को कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ये जैसे 340 डिग्री का है, तो ये आप देख सकते हैं 180 और 360 के बीच में आ रहा है ये कोण, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद है पूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये सीधा सीधा 360 डिग्री का होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ कहेंगे कि कोई कोण बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोण बन रहा है। जैसे समझिए इसको, ये मान लीजिए मैंने खींच दिया, इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर खींच दें तो आपको दिखेगा कि अंदर की तरफ एक कोण बन रहा है और बाहर की तरफ एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, जो हमने पीछे देखा अभी। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, आपको दिखेगा नहीं। जैसे इसे आप घड़ी की तरह देखिए, मान लीजिए ये घड़ी का एक सुई है और इसके अंदर भी एक सुई है जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर वाले सुई को हम लोग घुमा दें चाबी से तो ये इस तरफ जा रही है, जा रही है, और ये घूमते 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 फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गई, और जो सुई पहले से वहाँ थी उसके ऊपर फिर से वो आ गई, जिसकी वजह से हमें दोनों सुई नहीं दिख रही है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस तरह से इन्होंने कवर किया, और ये गोल गोल जब कवर होगा तो ये एक कंप्लीट एंगल बनेगा जिसकी माप 360 डिग्री होगी। ठीक है, इसलिए इसे पूर्ण कोण कहते हैं हम लोग। आगे इसके बाद है पूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण क्या होता है, सीधा सीधा आप समझिए कि दो कोण जिनके मापों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में 50 डिग्री और 40 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। उसी तरह यहाँ 70 + 20 90 डिग्री हो रहा है, दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक। उसी तरह यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो रहा है। ये सब क्या है, पूरक कोण के पेयर है। अगर हम लोग बात करें क्या 70 और 40 ये दोनों पूरक कोण के पेयर हैं, नहीं है, क्योंकि इन दोनों का योगफल 7 4 11 यानी 110 डिग्री हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री ही चाहिए। तो आप इसे याद रख रहे हैं पूरक कोण। आगे यह है समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी क्या होता है, दो कोण जिनके मापों का योग कितना हो, 180 डिग्री। हमने पीछे देखा कि पूरक कोण जिनके मापों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, लेकिन समपूरक के केस में ये 180 डिग्री योगफल होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 60 + 120 करें तो ये बनेगा 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसी तरह यहाँ भी अगर जोड़ें तो यहाँ भी होगा 180, तो ये भी होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे।
अगर मैं कहूँ 70 और 90, क्या ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो आप जोड़ के पहले देखें, ये हो रहा है 160 डिग्री, यानी ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको देखिए, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ संपूरक अगर हिंदी में दिया जाए तो संपूरक S से 100 आप देख सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, ये आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। और पूरक में सीधा सीधा C को रखेंगे पूरक, यानी S से 100 आपको याद रखना है जो संपूरक में यूज हुआ है। ठीक है, और कभी कभी योगफल भूल जाते हैं, तो आप देखेंगे पूरक जो है छोटा अक्षर दिख रहा है 3 अक्षर का, ठीक है, और संपूरक जो है 4 अक्षर का है। तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब इसका योगफल बड़ा है जो कि है 180 डिग्री। पूरक छोटा है, उसका योगफल कम है यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को याद रखिए। आगे इसके बाद है आसन कोण। सीधा सीधा समझिए कि सटे हुए कोण, जैसे ये दोनों कोण एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इनके ये कॉमन वर्टिक्स होंगे और बीच वाले रेखा दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, जैसे बी डी दोनों के लिए है, इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए बी डी और डी बी सी दोनों आसन्न कोण है, यानी ये कोण और ये कोण आसन्न है, और इन दोनों का योगफल जो है ये बड़ा कोण, जिससे बोलेंगे ए बी सी के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा कोण निकलेगा। ठीक है, तो सवाल में जब आएगा तो हम लोग समझेंगे इसको आगे। इसके बाद है कोनों के रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है, जैसे आप सिंपल समझिए, ये एक रेखा है, इस पर कोई तीसरी रेखा है, तो ये दो कोण यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, यही दोनों क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। आप इसे याद रखें, सवाल में इसका छोटा छोटा यूज होता है। ठीक है, और इस पर कई सवाल भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। जैसे ए बी डी और अगला कोण है डी बी सी, ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल में आपके पास ये कोण की माप 110 डिग्री दे रखा है और पूछ रहा है कि ये कोण थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप सीधा सोचेंगे दोनों का योगफल तो 180 डिग्री होता है, इसमें ये 110 है तो थीटा का वैल्यू कितना बचा, 180 में 110 घटा देंगे मन में तो बचेगा 70 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए आप इसे आगे। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एकदम आसान, दो इस तरह का अगर हम लोग निशान लगा दें, ठीक है, काट दें किसी चीज को, तो यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर एक कोण बना, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह आप देख रहे हैं एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, और ये दोनों कोण के पेयर भी बराबर होंगे। अगर ये मान लीजिए थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख कर बताया गया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे आगे है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रेखाएं पी क्यू और आर एस, और दोनों एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगर नहीं काटे तो ये हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे यहाँ पर है, इसमें इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, समांतर रेखाएं। आप इसको ट्रेन की पटरी की तरह देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बस ये परपेंडिकुलर लिखने का तरीका ये होता है, जैसे ये ए बी है, ये एम एन है, तो ए बी जो है वो एम एन पर परपेंडिकुलर है, तो उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें हमने पीछे देखा कि यहाँ पर दो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, एक पेयर ये बन रहा है और दूसरा पेयर यहाँ पर, एक ये और एक ये। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा, सिंपल सा चीज़ है। आगे इसके बाद संगत कोण, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काट दे, तो जो संगत कोणों का जोड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एल
और एम, ये दो रेखा है और दोनों क्या है, समांतर है। और ये है त्रियक रेखा जिसका नाम टी है। तो इसके काटने से ये जो कोण बना है जिसका नाम कोण 1 है, और ये जो कोण बना है कोण 5, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना कि एक ही पेयर बन रहा है, ये संगत कोण नहीं है, ये तो है ही। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी संगत कोण का पेयर बन रहा है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ भी संगत कोण का पेयर बन रहा है। उसी तरह यहाँ भी संगत कोण का पेयर बन रहा है। और ये सब पेयर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आगे इसके बाद है एकांतर कोण, जिसको अल्टरनेट एंगल्स बोला जाता है। उसी तरह जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो जो एकांतर कोणों के जोड़े होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और ये टी लाइन है जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ जो एकांतर कोणों का पेयर है वो क्या है, जैसे देखिए, ये जो कोण है 4 और ये जो कोण है 5, ये दोनों एकांतर कोण के पेयर हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है। उसी तरह ये जो अंदर वाला भाग है ये एकांतर कोण का पेयर है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, अंत एकांतर कोण। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 और कोण 8, ये बाहर से एकांतर दिख रहा है, तो ये बाह्य एकांतर कोण का पेयर है। जैसे कोण 1 और 8 बराबर होंगे, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण से, और ये दोनों बराबर होंगे अंत एकांतर कोण से। यही दो पेयर नहीं, और भी यहाँ पर एकांतर कोण के पेयर हैं। जैसे एक कोण आपका ये है और ये है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसी तरह से एक पेयर यहाँ पर बच गया। ठीक है। ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये अल्फा होंगे तो ये भी अल्फा होंगे। क्लियर है। बस ये हमेशा आपको याद रखना है, ये दो लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई बना दिए, तो इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन किसके बराबर है। ठीक है। तो दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल निकलनी चाहिए। आगे इसमें कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वही चीज यहाँ पर है। जैसे ये मान लीजिए एल है, ये एम है, नाम दिया है पी क्यू आर एस, ये दो लाइन है। इसको कोई तीसरी रेखा जिसका नाम ए बी है काट रही है, तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये क्या है, ये दोनों समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोण है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से अगर ये x डिग्री है और ये कोण y डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इनमें से कोई एक एंगल देगा आपको, दूसरा तीसरा पूछा जाएगा। आगे इसके बाद ये डायग्राम आप देखिए, वही तरह दो रेखाएं एल और एम दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ये तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही, मान लीजिए इसका नाम टी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर जो ये देखिए, एक लाइन यहाँ से खींचा गया, एक यहाँ से खींचा गया, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है थीटा। तो ये थीटा जो है वो क्या होता है, वो एक्स और वाई के योगफल के बराबर होता है, यहाँ पर भी लिखा गया है। ये कैसे होता है आप समझिए इसको। मान लीजिए ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसी पॉइंट के सामने इन दोनों रेखाओं के बीच एक रेखा खींचेंगे जो इन दोनों के पैरेलल हो, यानी अब तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब आप देखिए, अगर ये x डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये भी x डिग्री होगा। इस तरह से पीछे हमने देखा एकांतर कोण से। ठीक है। उसी तरह देखिए, ये अगर y है तो ये वाला कोण भी y डिग्री होगा, इससे एकांतर कोण से। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो कुल मिला के दोनों जोड़ें तो ये थीटा का वैल्यू देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर इस तरह का सवाल आए तो आंसर जोड़ के लगा देना है, ना कि ये पैरेलल लाइन खींचना है, फिर इसके बराबर ये करना है, इसके बराबर ये करना है। ऐसे नहीं करना, आपको डायग्राम याद रखना है। आगे इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि ये सभी कोण बराबर होते हैं संगत कोण से, एकांतर कोण से। वो सवाल में जैसे जैसे आएगा इसका प्रयोग हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ यहाँ तक के थ्योरी को यहाँ पर समाप्त करते हुए अगले क्लास में हम लोग अभी तक जितना थ्योरी पढ़े हैं, जितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।